हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। यू मस्ट नो सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे। पिछले सेशन में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपको बकोफेरिंजियल कैविटी के बारे में बताया था, पैलेट के बारे में, टीथ के बारे में और टंग के बारे में। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। बकल कैविटी में हम खाना चबाते हैं। च्यूड फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उस चीज को बोलस कहते हैं। सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम जो है, जिसे टायलिन या डायस्टेस भी कहते हैं, वो स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत कर देता है, कंप्लीट नहीं कर पाता। 3 से 5% स्टार्च जो है बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमने खाना स्वेलो करा, फेरिंग्स में आया, है ना। फेरिंग्स के बाद खाना पहुंचा जी ईसोफेगस में। ईसोफेगस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, 20 सेंटीमीटर के करीब लंबी एक ट्यूब है। अपर पार्ट जो है ईसोफेगस का, उसमें स्केलेटल मसल्स हैं। जो मिडिल पार्ट है उसमें स्केलेटल और स्मूथ मसल्स दोनों तरह के हैं, और जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस है वहां पे स्मूथ मसल्स हैं। तो जब बोलस ईसोफेगस के थ्रू पास हो रहा है उस समय सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम अपना काम जारी रखता है। ईसोफेगस खुद कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाती है। इट इज ओनली पैसेज फॉर पासिंग फूड टू स्टमक। जिराफ का ईसोफेगस सबसे लंबा होता है, जिराफ की गर्दन सबसे लंबी है। तो अगर आपने कोई सॉलिड चीज खाई है, उसे चबाया है, तो उसे जो है लगभग 2-3 सेकंड लग जाएंगे ईसोफेगस को पार करने में। अगर कोई लिक्विड चीज है, आपने पानी पिया है, दूध पिया है या जूस पिया है, तो वो 1 सेकंड में सीधा पेट में पहुंच जाएगा। ईसोफेगस स्टमक में जाकर के खुलती। ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल। एक्चुअल में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। देयर इज अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड देयर इज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये ईसोफेगस की ओपनिंग जो स्टमक में है ना, उसको रेगुलेट करता है। छोटे बच्चों में ये स्फिंक्टर इतना प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता, तो यही कारण है कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके बाद एकदम से वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। रीगर्जिटेशन ऑफ फूड इज कॉमन इन यंग चिल्ड्रन बिकॉज द कार्डियक स्फिंक्टर इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। यही कारण है बच्चों को दूध पिलाने के बाद हम कंधे पे लगा के ऐसे थपथपाते रहते हैं ना, ताकि थोड़ा सा उनका डाइजेशन बेटर हो जाए, स्टमक में फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। अदरवाइज एकदम से फिर वो वॉमिट कर देते हैं। ये स्फिंक्टर अगर ठीक से बंद ना हो तो स्टमक का एसिड जो है, एसिडिक कंटेंट्स उछल के ऊपर आएंगे ईसोफेगस में। उसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, GERD कहते हैं, राइट। हार्ट बर्न भी कह देते हैं, बट इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये स्टमक के एसिडिक कंटेंट्स ऊपर ईसोफेगस में आ रहे हैं, और जहां पे ईसोफेगस है वहीं पे हार्ट होता है ना, तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे हार्ट में कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अगर ये स्फिंक्टर ठीक से खुलेगा नहीं, HLS या कार्डिया कहते हैं, तो फूड एक्यूमुलेट्स इन द ईसोफेगस, बैक्टीरियल एक्शन होगा, फूड डिकम्पोज होगा, स्मेल आएगी उस चीज की। तो ये 2 क्लिनिकल डिसऑर्डर है स्फिंक्टर से रिलेटेड। हार्ट बर्न हो गया और दूसरा HLS या कार्डिया। ठीक है जी। अब हम पहुंच गए स्टमक। स्टमक इज द मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, या लार्जेस्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक है। J शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक। स्टमक की वॉल जो है, इनर मोस्ट लाइनिंग म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है, देन देयर आर ओब्लीक मसल्स, देयर आर सर्कुलर मसल्स, देयर आर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो स्टमक में ओब्लीक मसल्स भी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग है, दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स को रूगे कहते हैं, गैस्ट्रिक रूगे। पैलेट में पैलेंटाइन रूगे बताए थे। गैस्ट्रिक रूगे डिसअपियर हो जाएंगे जब स्टमक में खाना भरेगा और स्टमक फूलेगा, है ना। बोलस जो एंटर करा है ईसोफेगस से, पेट में पहुंचा बोलस, दैट बोलस गेट्स मिक्स्ड अप विद द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, और उस चीज को कायम कहते हैं, CHYME, कायम। ना, स्टमक के फंक्शंस क्या क्या है? स्टमक इज द स्टोरेज चैम्बर, फूड को उसने स्टोर करके रख लिया है ना। स्टमक में स्टार्च की डाइजेशन की अगर बात करें तो थोड़ी देर तक होता है। बोलस पहुंचा, बाय द टाइम एंटायर बोलस बिकम्स एसिडिक, 30 to 50% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सेलिवरी अमाइलेज। एकदम से तो सारा बोलस एसिडिक नहीं हो जाएगा।
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो है गैस्ट्रिक कंटेंट्स एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक पीएच इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज का पीएच 6 to 7.4 है, एसिडिक पीएच पे वो काम नहीं करेगा। लेकिन जब तक पूरे का पूरा बोलस एसिडिक होगा ना, और ज्यादा स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, 30 to 50% ऑफ द स्टार्च गेट्स डाइजेस्ट, राइट। छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक लाइपेस एंजाइम होता है, ट्राइब्यूटायरस है, बटर फैट पे एक्ट करता है। स्टमक बेसिकली डिजाइंड है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने के लिए स्टमक में एसिडिक पीएच चाहिए। सो एसिडिक पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीट होता है, पीएच 0.8 होता है, बाय द टाइम इट गेट्स मिक्सड अप विद अदर गैस्ट्रिक कंटेंट्स, पीएच बिकम्स 2 to 3, which is highly favorable pH for the action of pepsin। अब पेप्सिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है प्रोटीन डाइजेशन के लिए स्टमक में। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर पेप्सिन अपना खुद का ऑटो कैटालिसिस कर लेता है। जब पेप्सिन एक्टिवेट हो गया तो बाकी के बचे हुए पेप्सिनोजन को वो पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत करता है, प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़ता है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने हैं, तो स्टमक में अभी अमीनो एसिड नहीं बने, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत हुई है। बाकी का प्रोटीन डाइजेशन आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जहां पे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स आकर के मिलेंगे, है ना। इंटेस्टिनल जूस के भी एंजाइम्स होंगे। इंटेस्टिनल जूस को सकस एंटेरिकस कहते हैं। तो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत होगी। पेप्सिन जो है इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। स्टमक में एक और एंजाइम होता है रेनिन, गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल्स में, इन्फेंटाइल स्टेजेस में, RENNIN, रेनिन। मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करता है, पैराकैसीन बनाता है, और वो कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है, जिस पे पेप्सिन एक्ट करके फिर उसको टुकड़ों में तोड़ देता है, राइट। सो ये जो रेनिन है, पहले ये काफ स्टमक से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, रेनेट टैबलेट्स बनाए जाते थे जैसे दूध फटाने के लिए यूज करते थे। अब हम बायोटेक्नोलॉजी से भी रेनिन बना लेते हैं। सो रेनिन इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल्स, क्योंकि मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करना, तो मिल्क तो मैमल्स में ही होता है ना। मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैमेलियन पेरेंट्स फॉर देयर यंग वंस। तो इसीलिए मिल्क को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, चाहे वो मिल्क प्रोटीन कैसीन वाला रेनिन हो या वो लैक्टेस एंजाइम हो जो मिल्क शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टेस एंजाइम इंटेस्टिनल जूस में होता है और वो भी मैमल्स के इंटेस्टिनल जूस में है, ठीक है जी। तो स्टमक में ये प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत हुई। स्टमक म्यूकोसा में कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है ना। सो अगर अल्कोहल बिल्कुल खाली पेट लिया गया या अल्कोहल लेते समय कोई चीज साथ में नहीं खाई गई तो क्विक एब्जॉर्प्शन होता है और अल्कोहल बहुत जल्दी जो है अल्कोहल हिट करता है। फिर प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। स्टमक में एज पर एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पानी और इसके अलावा जो है कुछ ड्रग्स भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एस्पिरिन हो गया जैसे, इसलिए कहते हैं ना खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए, पेट में अल्सर्स हो जाएगा, दवाइयाँ पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, राइट। स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज अ पोटेंट किलर, इफेक्टिव किलर फॉर टाइफॉइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई। तो जो लोग रेगुलरली एंटासिड्स लेते हैं एसिड प्रोडक्शन कम करने के लिए, उनमें टाइफाइड की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो भी बैक्टीरिया पेट में पहुंचेगा उसे मारेगा ही मारेगा, है ना। तो इफेक्टिव किलर ये टाइफाइड बैक्टीरिया का है, साल्मोनेला टाइफाई का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है और आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेके आता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन डाउन चला जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन में ये मदद कर रहा है आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आई होप स्टमक के आपको फंक्शंस पता चले हैं। स्टमक के जो अलग अलग रीजन्स है, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन, राइट। ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में जरूर देख लीजिएगा, स्टमक का ये इंपॉर्टेंट है। स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है म्यूकोसा में प्रेजेंट है, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स में जी सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स, जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं। म्यूकस नेक सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं, राइट। चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स और पेप्टिक सेल्स हैं जो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज बनाते हैं। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है which helps in the absorption of vitamin B12 cyanocobalamin in the ileum region of small intestine। तो स्टमक से रिलीज होने वाला ये प्रोटीन इलियम रीजन में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। साइनेकोबेलामीन भी कहते हैं विटामिन B12 को। सो अगर कभी बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो जाएं तो हमें सर्जरी करके स्टमक हटाना पड़ता है, गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल जब होता है स्टमक का तो पेशेंट में परनीशियस एनीमिया हो जाएगा क्योंकि स्टमक निकाल दिया, तो कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा। कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो फिर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा इलियम में, और विटामिन B12 इराइथ्रोपोएसिस के लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को पूरी उम्र विटामिन B12 के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। जब हमने स्टमक हटा दिया है ना तो ईसोफेगस को फिर हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही स्टमक के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, एनसीईआरटी के डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यूं ही बातों बातों में हम सारे चैप्टर्स ऐसे ही कवर कर लेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे और वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे मैक्सिमम वीडियो सारे टॉपिक्स के अवेलेबल हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी, मेरे नाम से आप ढूंढ सकते हैं। मेरे द्वारा लिखी गई किताब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, वहाँ पे सारे डिटेल्स दी हुई हैं, राइट। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। बाय बाय।